क्या कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले कल की पढ़ाई हुई थी। कल के वीडियो लेक्चर में बचेंद्री पाल द्वारा रचित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, यह एक यात्रा वृत्तांत है, जिसे कि पहले ही मैंने बताया तुम लोगों को। तो हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं, बचेंद्री पाल के साथ कदम से कदम मिलाते हुए। यह क्या हो गया था, ध्यान दीजिए। इसके पहले कहाँ पढ़े थे कि बचेंद्री पाल के ऊपर एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा आकर के गिरा और उन्हें कुचलता हुआ आगे स्लिप करता हुआ निकल गया। तो बचेंद्री पाल को सांस लेने में भी कठिनाई हो रही। यह क्या हो गया था, एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे यानी लेखिका के कैंप के ठीक ऊपर लोहत से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए लेखिका के कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। ध्यान दीजिए, ये लेखिका की जज्बे को सलाम है। जब आप किसी भी कार्य को करने के लिए निकलिए तो संपूर्ण समर्पण के साथ, अगर संपूर्ण समर्पण के साथ उस कार्य को करते हैं तो प्रकृति, ईश्वर सब साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि लेखिका के अंदर संपूर्ण समर्पण की भावना थी। उनका वो समर्पण, वो जज्बा, वो उत्साह इस यात्रा वर्णन में दिख रहा है। और उन्हें लास्ट में आपको दिखेगा कि साथ ही साथ माता पिता से भी उनका प्रेम था। तो जिस बच्चे के साथ माँ पिता का आशीर्वाद, अपने बड़ों का आशीर्वाद, और जिस बच्चे के अंदर बड़ों के प्रति श्रद्धा, स्नेह की भावना होती है, उससे मार्ग में आई हुई छोटी मोटी समस्याएं उसका बाल बाका न कर सकती है। तो वही बात लेखिका के साथ हुआ कि उस विशाल काय बर्फ का पुंज ने उनके खेमे को, उनके तंबू को तहस नहस कर दिया। लेकिन आश्चर्य इस बात की थी कि किसी को चोट नहीं लगी। ये आश्चर्य था। लोब्सांग अपनी स्विच छुरी की मदद से लेखिका के तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से उन्हें बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। लोब्सांग बचाने लगे। स्विच छुरी उसे कहते हैं जिससे बर्फ को काटा जाता है। तो बर्फ का जो विशालकाय पुंज लेखिका के तंबू के ऊपर गिरा था, उसे काटते हुए वे लेखिका को तुरंत ही बचाने में जुट गए। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो मृत्यु। बड़े बड़े हिमखंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने लेखिका के चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और उन्हें उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। ध्यान दीजिए, जब हम पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, जहाँ पर मुझे, जहाँ पे हमें है, वहाँ पे उन्हें लिख रहे हैं। इसी तरह से जब आप आंसर लिखते हो तो जहाँ पर भी हमें और मुझे हो वहाँ पर लेखिका लिखना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाता है या नंबर कम हो जाते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक लेखिका और उनके सारे साथ रहने वाले प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। लेखिका के नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। उन्होंने उनके कैंप के जितने भी लोग थे सबकी प्रशंसा की। सभी नवपुरुष सदस्यों को चोटें अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर ने लेखिका की तरफ मुड़कर कहा, या कर्नल खुल्लर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ, जाहिर सी बात है, कोई बड़ा सा छत ही गिर जाए घर की आपके ऊपर या किसी के ऊपर, या कोई पेड़ गिर जाए तो डर तो जाएगा ही आदमी। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापिस जाना चाहोगी? नहीं,
मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, यानी लेखिका ने। जैसे ही लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची, उन्होंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने पूछा चाय के लिए, पानी गर्म करते देखा। उसने लेखिका को चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। की, जय और मीनू, यानी की नाम है उनके साथ चलने वाले साथियों का। एक का नाम है की, दूसरे का जय और तीसरे का मीनू। अभी बहुत पीछे थे। लेखिका चिंतित थी क्योंकि उन्हें अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद उन्होंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। उन्होंने यानी लेखिका ने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही लेखिका कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, उनकी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। उन्हें जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन उन्हें और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मुझे यानी लेखिका। मगर लेखिका की से भी मिलना था, लेखिका को की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर लेखिका की को देखा। मैंने की को देखा, यानी लेखिका ने की को देखा। वह लेखिका को देखकर हक्का बक्का रह गया। ऐसा क्यों हक्का बक्का रह जाना? मतलब आश्चर्य करना। आश्चर्य क्यों हुआ उसे? इसलिए कि उतनी ऊंची चढ़ाई पे चढ़ने के बाद लेखिका वापस नीचे आई। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए कि उन्हें अपने साथियों की मदद करनी थी। वो पीछे भारी बोझा और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। तो लेखिका ऊपर जाने के बाद उनकी मदद के लिए नीचे जब उतरी तो उन्हें देखकर की हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह, यानी जब उसने पूछा की ने कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री, को ऊपर जाकर के दोबारा नीचे आई, तो लेखिका ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। किट यानी जो सामान लेकर की चल रहा था वो लेखिका को नहीं ले जाने दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। हमें किसको? लेखिका को। और हम सब साउथ पोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन लेखिका सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद लेखिका लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। ध्यान दीजिए, अंगदोर्जी जब चढ़ाई करता था तो ऑक्सीजन नहीं लेता था, बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करता था। इसकी वजह से उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने बचेंद्री से पूछा, मुझसे पूछा या लेखिका से पूछा, यहाँ पे आप ऐड करें, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी? एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना कठिन और श्रम साध्य था। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। जोखिम यानी खतरा। लेखिका ने ये सोचा कि मैं अगर अंगदोर्जी के साथ जाती हूँ तो एक ही दिन में जाकर वापस आना ये बड़ा कठिन है, और अगर वहाँ रुकना है तो अंगदोर्जी का जब पैर ठंडा पड़ जाएगा तो फिर वापस आना मुश्किल होगा। वो नहीं आ सकता, क्योंकि उस पैर से वो चल नहीं सकता। इसलिए
श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं यानी लेखिका अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी शक्ति से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। मैंने बचेंद्री ने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही बचेंद्री और उनके साथ जो उनका साथी आया था अंगदोर्जी शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और लेखिका से कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ये लेखिका और अंगदोर्जी आगे जा रहे हैं। ठीक है, लहाटू हमारे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और लेखिका रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि बचेंद्री इन ऊंचाइयों के लिए या लेखिका इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। यानी बचेंद्री का वह पहला चढ़ाई था, उन्हें ये नहीं पता था कि कितना ऑक्सीजन लेकर चढ़ना चाहिए। तो उनके साथ लहाटू जो पीछे था उसने क्या देखा कि लेखिका जो है, लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही हूँ। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ यानी लेखिका को कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के खड़ों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंचाई चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार पौधा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली लेखिका बचेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट चोटी पर चढ़ गई। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। लेखिका ने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। मैं लेखिका बर्फ पर अपने माथे को लगाकर लेखिका ने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही उन्होंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उन्होंने इन्हें अपने साथ लाई थी। लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के क्षण में उन्हें अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, लेखिका उठी, उन्होंने अपने हाथ जोड़े और लेखिका अपने रज्जु नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी
अंगदौर जी जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाया। उन्होंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने उन्हें गले से लगाया, उन्हें लेखिका को, और उनके कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की। लेखिका बहुत प्रभावित हुई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अंगदौर जी बोलता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब उनके हाथ में वाकी टाकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने लेखिका को बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। इस तरह के बधाई देते हुए उन्होंने लेखिका को इस चढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये थी हमारी भारत की एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल। ठीक है, तो आज का ये बचेंद्री पाल का चैप्टर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा आपका कंप्लीट हुआ बच्चों, पूर्ण हुआ। और इससे आपको जो सीख मिली कि जीवन में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम, वो भी कठिन परिश्रम में भी कभी भी ये नहीं सोचना कि हम नहीं कर सकते। हर वो काम हम कर सकते हैं जीवन में, कितनी ही कठिनाइयाँ हो। ठीक है, ओके, थैंक्स।